हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 10:40 पे जो आप लोग का क्लास कंटिन्यू होता है, उसी के क्रम में पहले हम लोग इसके पहले 5-6 वीडियो अपलोड कर चुके थे हैंड रिटेन नोट्स से। मैंने देखा हैंड रिटेन नोट्स बहुत बार कंटिन्यू कराते कराते आप लोग शायद बोर हो रहे हो, तो मुझे लगा थोड़ा टेस्ट चेंज कर देना चाहिए। चीजें बदलती रहती हैं तो पढ़ाई में मन लगता है। इसीलिए हम क्वेश्चन लाए 120 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज। कल संडे था, संडे स्पेशल आप लोगों ने देखा होगा। क्वेश्चन कैसे थे, क्या थे क्वेश्चन, उस प्रैक्टिस सेट के बहुत अच्छे थे। हमने खुद देखा था इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल पूरा अच्छा मेंटेन हुआ था। तो फिलहाल ये क्वेश्चन है, 120 प्रश्न हम लोग देखेंगे, 1 घंटे तक वीडियो शूट करेंगे, चाहे जहां तक चला जाए, ठीक। तो आप लोग जान लिया हमें पढ़ना क्या है। एक बार मैं आप लोगों का हाल चाल पूछती हूँ, आप लोग जानते हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे दीजिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ, आप लोगों के पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। पढ़ाई ही करना है। पढ़ाई करके हम लोग एक सीट अपनी सुनिश्चित करना है 2026 में। तो इसलिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक। नए लोग हैं उनके लिए क्या है सूचना, उनके लिए है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्या हो, वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिलहाल आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। लास्ट में स्कोर भी बता दीजिएगा। और जो भी प्रश्न से रिलेटेड जो भी पूछ रहा करे, साइड में इर्द गिर्द का आंसर भी आप लोग दे दिया करें, ताकि चीजें रिवाइज होती रहे। मेरे बताने का मतलब यही होता है कि आपको चीजें रिवाइज हो, और चीजें रिवाइज होने से क्या होता है, चीजें भूलती नहीं है, ठीक है। उस चीज को बार 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 हम क्या कर रहे हैं, उसे रिवाइज कर रहे हैं। आपका नाम क्यों नहीं भूलते हो आप, आपका नाम पता, अपने मम्मी पापा का नाम क्यों नहीं कोई भूलता है? क्यों? क्योंकि बार बार वो हैबिट में है। मैं आपको रोज बुला रही हूँ, मोनी, विभा, भारती जी, क्या है, ये रोज मेरे जबान पे है। तो नाम को क्या हम लोग रोज ले रहे हैं, दिन भर में 100 बार ले रहे हैं, इसलिए वो चीजें नहीं भूलता है। लेकिन एक ही चीज तो हम दिन भर में 100 बार नहीं ले सकते हैं। इतना छोटा भी नहीं है कि सिलेबस की हम लोग दिन भर में 100 बार ले लें। लेकिन किसी भी चीज को समय समय पे रिवाइज करते हैं, एक सेकंड, तो क्या है, चीजें भूलती नहीं है। खैर चलिए, बहुत बातें हो गई, हम लोग अपना क्लास शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, तालाब तथा कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आया एक जल। अब इसके इर्द गिर्द आप लोग जितने भी क्वेश्चन जानते हो टाइप करो कमेंट बॉक्स में फटाफट। ऑप्शन ए गंधक, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम परमैंगनेट। तो क्या होगा? आप कहोगे मैम जल को शुद्ध करने के लिए, वो भी किसके जल को? तालाब एवं कुएं के जल को, ना कि आपके घरेलू जल को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को हम लाल दवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल दवा कहते हैं। तो कुएं का जल हो गया, तालाब का जल हो गया, इन दोनों को शुद्ध करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट से। अब आप अपना जल के इर्द गिर्द घूमते हुए आंसर दीजिए। पहली बात तो आप जल का पीएच मान बता दें, मैं पूछ रही हूं आप बताएं जल का पीएच मान क्या है, और क्या बताना है। जल का आप डेफिनेशन भी दे दें। जल क्या होता है? पारदर्शक होता है, यानी ट्रांसपेरेंट होता है, टेस्टलेस होता है, स्मेललेस होता है, एंड कलरलेस होता है। यानी रंगहीन होगा, गंधहीन होगा, स्वादहीन होगा, और अपारदर्शी होगा। इसका पीएच मान 7 होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये कर दें कि जिसका पीएच मान 7 हो गया, तो क्या ये एसिडिक नेचर का होगा, या अल्कलाई नेचर का होगा, या न्यूट्रल होगा? आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दें, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आप कह रहे हैं कि मैम ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, यानी उदासीन होगा। गुड, आप लोगों को ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। इतनी चीजें इर्द गिर्द की हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कर दे। किन बर्तनों में अम्ल युक्त भोजन पकाने से विषाक्त हो जाता है? ऑप्शन ए स्टील में, ऑप्शन बी मिट्टी के, ऑप्शन सी पीतल के, ऑप्शन डी लौह के। तो क्या कह रहा है, अम्ल युक्त बर्तनों में, बर्तनों में अम्ल युक्त भोजन, यानी कौन सा ऐसा बर्तन है जिनमें खट्टा भोजन, अम्ल मतलब खट्टी चीजें, खट्टा भोजन पकाने से विषाक्त हो जा रहा है, जहरीला हो जा रहा है। तो आप कहोगे मैम एक ही ऑप्शन दिया है, मिट्टी का बर्तन भी बेस्ट होता है, लोहे के बर्तन में कढ़ाई, कढ़ाई में साग वगैरह, पालक वगैरह बनाना बहुत फायदेमंद होता है, बना करके पलट लो किसी और बर्तन में। स्टेनलेस स्टील तो हम लोग यूज ही करते हैं। तो मैम एक ऑप्शन बचा पीतल का बर्तन, यही क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर कर दे। जल की घुलित अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है, कैसे दूर करेंगे? ऑप्शन ए अवक्षेपक विधि द्वारा, क्रिया द्वारा, ऑप्शन बी आसवन क्रिया द्वारा,
ऑप्शन सी उबालने की क्रिया द्वारा, ऑप्शन डी छानने की क्रिया द्वारा। थर्ड का आंसर कर दे क्या होगा, तो आप कहेंगे जल की घुलित जो अशुद्धि है, यानी जो घुल चुकी है उसमें अशुद्धियां। घुलनशीलता के आधार पे जल में दो तरीके की, नहीं, अशुद्धियों के आधार पे जल में दो तरीके की होती हैं। एक तो घुलित अशुद्धियां होती हैं और एक तैरने वाली अशुद्धियां होती हैं। तो घुलित अशुद्धियां कौन कौन सी हो गई, जैसे उसमें गैसें हो गई, कार्बन हो गया, ये सारी जो भी गैसें हो गई, गैसें जो भी है क्या है, वो सारी जो भी कार्बनिक पदार्थ हो गए, गैसें हो गए, वो सब क्या हो गई, घुलित अशुद्धि हो गई। और तैरने वाली कौन सी अशुद्धि होती है, तो जैसे घास फूस हो गया, वनस्पति हो गया, पेड़ के पत्ते हो गए, कागज हो गए, प्लास्टिक हो गया जो उड़ करके गया है, वो क्या है, घुलता नहीं है, तो वो क्या हो गया, घुलन, अघुलनशील अशुद्धियां होती हैं। ठीक, ये आप लोग जान लिए। तो इसका आंसर कर दो कि जल में घुलित जो अशुद्धि है उसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो जो घुली हुई अशुद्धियां हैं उनको हम छानने की क्रिया द्वारा क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। किसके द्वारा, छान करके हम क्या करेंगे, उसे शुद्ध कर लेंगे। ठीक, फोर का आंसर करें, ज्वर के प्रभाव से श्वसन दर क्या होती है। तो अगर आपको फीवर हुआ हो, पहली बात तो आप लोग यहाँ पे टेम्परेचर लिखिएगा। सेल्सियस में फीवर का टेम्परेचर, सामान्य टेम्परेचर आपकी बॉडी का सेल्सियस में कितना होगा और फॉरेनहाइट में कितना होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट, अभी यही कमेंट करना है, कमेंट करिए। यहाँ पे आप बता दो, जब ज्वर हुआ रहेगा तो आपका श्वसन दर क्या करेगा, घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि धीरे धीरे घट जाएगा। कब, जब आपको फीवर हुआ हो तब। फीवर के समय में आपका श्वसन दर क्या होगा, सांस की गति क्या होगी, क्या तेज होगी। आप अपना आंसर दे दे क्या होगा, और आपको साइड में भी आंसर देना है। तो आप कह रहे हैं कि फोर का मैम जो होगा वो क्या होगा, हमारी श्वसन दर क्या होती है, बढ़ जाती है। अब यहाँ पे आप आंसर कर दें तो आप कहेंगे मैम 37 डिग्री सेल्सियस हो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर, और फॉरेनहाइट में आपने पूछा तो 96.8 डिग्री फॉरेनहाइट। कहीं कहीं 96 की 98, क्यों 96 की 98, मुझे कंफ्यूजन है, मेरा कंफ्यूजन आप लोग दूर करें कि 96 की 98। आप लोगों ने आंसर दिया कि मैम क्या होगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा कि 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। क्या होगा, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। कहीं कहीं 6 की जगह पे 4 होता है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करिएगा। अगर आपको 6 और 4 दोनों मिले तो आपको 6 सही करना है। अगर 6 ना मिले, केवल 4 मिले, तो आपको 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट को सही करके आना है। आप लोगों को समझ में आ गया क्या करना है, ऑप्शन बेस से आंसर करना होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि मैम श्वसन दर क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति को फीवर हुआ हो तो उसका 1 डिग्री शरीर का टेम्परेचर इंक्रीज होने पे कितना डिग्री बीएमआर बढ़ता है, कितना परसेंट बीएमआर बढ़ेगा, तो आप कहोगे 7% बीएमआर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये भी चीजें आप साइड में जानते चलो। नंबर 5 आंसर कर दे, कोक्लिया सहायता करता है। पहले आप बता दो ये कोक्लिया नामक जो संरचना होती कहाँ की होती है, हम हमेशा आप लोगों को बताते हैं। ये क्या है, ये आपके कान की कोक्लिया है। क्या है, कोक्लिया है। ठीक है, ऐसे कान में देखो कितना अच्छा बन गया ना, अभी जब बनाने लगे तो नहीं बनेगा, कोशिश करते तब नहीं बनता है। ठीक, यही क्या है, ये जो ऐसी घूमी हुई ऐसे चक्राकार है, यही क्या है, ये कोक्लिया है। क्या है, ये कोक्लिया है। ऐसे चक्र के आकार की घूमे, शंख के आकार की, सर्पिलाकार की, इस तरीके का, ऐसे क्या होता है, ऐसे कुछ होती है, यही क्या है, यही कोक्लिया है। क्या है, ये कोक्लिया है, ये हमारे कान के अंदर की संरचना है। अब आप बता दोगे, ऑप्शन ए देखने में, ऑप्शन बी सुनने में, ऑप्शन सी स्वाद लेने में, ऑप्शन डी सूंघने में। तो आप कहोगे मैम जब कान की ये संरचना है तो आप ऑब्वियसली क्या होगा, सी हो जाएगा, यानी सुनने में हेल्प करेगा। ऐसे आप लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए, अरे याद होना चाहिए। अभी अगर आपसे कोई पूछ दे ऐसे बोन्स के बारे में, आपसे पूछ रहे हो, आप लोग थोड़ा साइड में आंसर देते चले तो ठीक है। केवल आप लोग को क्वेश्चन करना नहीं, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट में कर रखे होंगे, तो आपको याद भी होगा कौन सा ऑप्शन होगा। मैं पूछ रही हूँ कहाँ कहाँ बोन पाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। टीबिया, चलिए आप लोग आंसर दीजिए, टीबिया नामक बोन कहाँ पाया जाएगा, फिबोला, फिबोला नामक बोन कहाँ पाया जाएगा, ह्यूमरस, ह्यूमरस नामक बोन कहाँ पाया जाएगा,
और कहाँ पाया जाएगा? टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, रेडियस, रेडियस, अल्ना, अल्ना। इनका आंसर दे दें तब मैं बताऊं और कुछ। तो आप कहोगे मैम आप आंसर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दे रहे होंगे। ठीक, क्या है? टिबिया और फिबुला नामक जो हड्डी होती है कहाँ होती है? पैर में होती है। कहाँ होती है? पैर में होती है। मैंने आप लोगों से हमेशा ट्रिक बताया कि ट से टांग होता है, ट से टिबिया होता है, ठीक है। और टिबिया और फिबुला दोनों को हमेशा एक साथ पढ़िएगा। ये दोनों हड्डी कहाँ होती है? हमारे पैर में होती है। पैर में भी किस जगह होती है? अगर इस तरीके का मैं पैर का पंजा बना दूं, ठीक है, और ये अगर मैं पैर बना दूं तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे जो दो हड्डी है, एक ये टिबिया है, एक फिबुला है, इस तरीके का है। ठीक, आपको याद आया? समझ में? फिगर बना दिया, अब आपको समझ में आ जाएगा क्या है टिबिया एंड फिबुला। कहाँ पाया जाएगा? टांग में पाया जाएगा। अब ये रेडियस और अल्ना है, ये कहाँ पाई जाएगी? तो आप कहोगे मैम रेडियस और अल्ना जो है ये हथेली हम बना दिए, ये आपका हाथ बना दिए। कहोगे मैम ऐसा हाथ बना दिए आप? खैर आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया? ये हाथ बना दिया। तो यहाँ की जो हड्डी है एक क्या है? एक रेडियस है, एक अल्ना है। अल्ना किधर की हड्डी है? अल्ना अंदर की हड्डी होती है। अंदर यानी जो हमारे शरीर के टच में, जो हमारे पेट और पीठ और यहाँ सीने के जो आसपास जो हमारी हड्डी रगड़ रही है, आप ऐसे हाथ करके चलते हो ना, तो जो बाहर की हड्डी है वो क्या है? रेडियस है। जो ये अंदर की बोन है ये क्या है? ये अल्ना है। आपको ये समझ करके चलना है कि रेडियस क्या है, अल्ना क्या है। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप कहोगे अ से अंदर और अ से अल्ना। क्या है? अ से अंदर और अ से अल्ना, ठीक है। इस तरीके से चीजें आपको याद करके चलना है कि हाथ की हड्डी क्या होती है? रेडियस और अल्ना होती है, ठीक। अब कौन सा मैंने पूछ दिया, ह्यूमरस कहाँ की हड्डी है? तो ये जो हड्डी यहाँ पे है हाथ में, ये क्या है? ह्यूमरस है। इसके ऊपर यहाँ घुटने में हड्डी होती है। घुटने की हड्डी को आप लोग बता दो क्या होता है? तो घुटना जहां से शुरू होता है, घुटने पे जो चक्री होती है जो ऐसे बनी होती है, देखो हमने अपने पैर को छू के मैं बता रही हूँ, तो आप भी अपने पैर को छू कर देख रहे हो, बीच में जो हड्डी बनी है इसको क्या कहते हैं? हिंदी में जानुका कहते हैं। क्या कहते हैं? जानुका कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। ये कुछ बोन्स था जो आपको रिवाइज करना था। तो ऐसे भी साइड साइड से हम लोग चीजें पढ़ते हुए चलेंगे, रिवाइज करते चलेंगे। अब यहाँ आंसर बताओ, दूध को पाश्चुरीकृत क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए स्वाद बढ़ाने के लिए, इंक्रीज टू टेस्ट। ऑप्शन बी पौष्टिकता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए। ऑप्शन डी अशुद्धि का पता लगाने के लिए। 6 का आंसर कर दे आपको क्या होगा? आप 6 का आंसर कर रहे होंगे कि मैम इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए, ठीक है। क्या होगा? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए। समाज शास्त्र का अंग्रेजी शब्द हिंदी, समाज शास्त्र का अंग्रेजी शब्द किन दो भाषाओं से मिलकर बना है? ऑप्शन ए लैटिन एवं फ्रेंच। ऑप्शन बी फ्रेंच एवं ग्रीक। ऑप्शन सी जर्मन तथा लैटिन। ऑप्शन डी लैटिन तथा ग्रीक। 7 का आंसर कर दे क्या होगा? तो आप कहेंगे 7 का आंसर हो जाएगा डी, लैटिन और ग्रीक। क्या होगा? लैटिन और ग्रीक। 8 का आंसर कर दे, अंकुर युक्त आलुओं के सेवन से बीमारी हो जाती है। अंकुर युक्त आलू, आप लोग आलू देखते हो, जब आलू लगाया जाता है खेत में, किस मंथ में लगाया जाता है आलू? आलू को क्या कहते हैं? आलू रबी का फसल है ना। क्यों? हाँ, आलू रबी का फसल है क्योंकि गेहूं के साथ में लगाया जाता है। तो जो गेहूं इस तरीके का अगर आलू ऐसे हम बना दिए, उस पे ऐसे छोटे छोटे ऐसे बर्ड्स निकले होते हैं, उसको आंख कहते हैं, आलूओं का आंख कहते हैं। वही जो कह रहा अंकुर युक्त आलू हो गया, उसके सेवन से कौन कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड ज्वर और तपेदिक होगा, चेचक छोटी माता खसरा होगा, उल्टी पीलिया और डायरिया होगी, इन्फ्लुएंजा डायरिया एंड चेचक होगा। आप लोग इस आलू के बारे में जान रहे होंगे जो मैं बताना चाह रही हूँ। तो आप कहोगे मैम उल्टी पीलिया और डायरिया जैसे रोग क्या हो जाते हैं? उनको खाने से हो जाता है। जो हरा हरा आलू होता है थोड़ा थोड़ा, उसे भी नहीं खाना चाहिए, उसे भी हमें फेंक देना चाहिए, वो सब जहरीला होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दे, शुद्ध जल होता है। अभी मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को कि शुद्ध जल कैसा होगा। ऑप्शन ए गंधहीन होगा। ऑप्शन बी रंग युक्त होगा। ऑप्शन सी स्वाद युक्त होगा।
ऑप्शन डी गंध युक्त होगा। क्या बढ़िया ऑप्शन बनाया है। जो लोग बहुत ध्यान से ऊपर क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए सुने होंगे वो इसका आंसर दे देंगे कि मैम ये जो स्वाद युक्त दे रहा है तो स्वादहीन होना चाहिए, जो गंध युक्त दे रहा है तो गंधहीन होना चाहिए, रंग युक्त दे रहा है तो रंगहीन होना चाहिए। और ये तो ऑप्शन सही ही है कि ऑप्शन हो जाएगा गंधहीन। आप लोगों को लगता होगा ना कि हमेशा सुनाती रहती हैं कि कलरलेस होगा, टेस्टलेस होगा, स्मेललेस होगा, बहुत भाव खाती हैं। तो ये भाव खाना नहीं है। मैं हर बात में आपको याद दिलाती हूँ कि आपको ये लगे कि ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एक प्रश्न बन गया कि नहीं बन गया। तो जो लोग मुझसे रोज पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, उनसे ये क्वेश्चन क्या होगा, गलत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर दे। हाइपरटेंशन का कारण है ऑप्शन ए निम्न रक्तचाप यानी लो बीपी, ऑप्शन बी उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी, ऑप्शन सी उच्च पल्स चाप, ऑप्शन डी निम्न पल्स चाप। तो अपना आंसर करते कमेंट बॉक्स में क्या होगा, हाइपरटेंशन का कारण क्या है। तो आप कहोगे मैम हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप। सामान्य बीपी कितनी होती है, बीपी बीपी यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो आप कहोगे 120/80 mmHg। ये क्या है, ये नॉर्मल होता है। और किसको हाइपरटेंशन कहेंगे मैम, हाई कौन होता है, ऊपर 140 से ऊपर लेकर के, और नीचे क्या है 99 और 100 से ऊपर लेकर के, इसे क्या माना जाता है, हाइपरटेंशन कहा जाता है। अब आप बता दो मैम ऊपर का क्या है, नीचे का क्या है। तो ऊपर को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और नीचे को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहेंगे, ऊपर वाले को 120 वाले को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और 80 वाले को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक, ये आप लोग जान गए। मैम वो एक जो मशीन होती है जिसमें हाथ में इस तरीके से लगा करके और यहाँ पे पट्टा लगा करके हम लोग चेक कर लेते हैं, इस पे रीडिंग आ जाती है, मैम इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या कहेंगे, स्फेग्नोमैनोमीटर। और ये किस काम आता है, तो ये ब्लड प्रेशर मेजर करने का एक यंत्र है। ठीक है, अब हम आगे चले। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है। ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 0.03%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 30%। मैं आप लोगों को यहाँ पे बनाना चाहूंगी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये 78% हो गया। तो ये क्या है, ये नाइट्रोजन है। ये 21% हमने बना दिया, ये क्या है, ऑक्सीजन है। और इसमें से जरा जरा सा कई भाग में बट जाता है और यहाँ पे ये थोड़ा सा हो जाता है, कितना, 0.03%। ये क्या हो गया, CO2 हो गया। और बाकी चीजें जो भी है, आर्गन, नियान, हीलियम, ये सारी चीजें जो भी हो गई, सारे अन्य गैसें मिला करके ये चीजें हो जाती हैं। तो आप कहोगे मैम इसका आंसर तो आप लग रहा है बता देंगे। इसका आंसर हो जाएगा कि CO2 का परसेंट होता है 0.03%। ठीक, प्रश्न बनता है, मैं इसे रेज करना चाहूंगी। प्रश्न बनता है O2 हम लोग कितना अंदर लेते हैं, कितना छोड़ते हैं। ठीक, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मैं बार बार कह रहा हूं, क्या नाइट्रोजन सही है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हाँ ठीक, क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों कितना प्रतिशत हम अंदर लेते हैं और कितना छोड़ते हैं। तो अंदर ले रहे हैं 21%, छोड़ रहे हैं 16%। 78% हम अंदर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं 78% ही। ठीक, इसका 1% भी हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, CO2 हम अंदर ले रहे हैं 0.03% और हम छोड़ रहे हैं 4%। समझे, तो क्या कम होकर के आ रहा है, आप कहोगे मैम कम होकर के ऑक्सीजन आ रहा है। बराबर सेम उसी मात्रा में कौन आ रहा है, तो नाइट्रोजन सेम मात्रा में जितना हम ले रहे हैं उतना हमारी बॉडी बाहर फेंक दे रही है, उसका कोई भी यूज नहीं है मेरे बॉडी में। लेकिन ये जो CO2 है ये हम ले तो इतना जरा सा रह रहे हैं और छोड़ हम लोग 4% रह रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो यही जो 4% है, आज यही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। जो हमारे वातावरण में इतना टेम्परेचर हो जा रहा है कि 50-50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, वो इसी CO2 महाराज की वजह से है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ लिए। इसीलिए कहते हैं खूब पेड़ लगाइए ताकि क्या हो, इन सारी चीजों को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, पेड़ पौधे हमें अपने इर्द गिर्द लगाने चाहिए, उससे हमें ऑक्सीजन मिलती रहती है। ठीक,
भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है, कहाँ होती है? प्रत्येक नगर में होती है। एक सेकंड, आप इसका आंसर कर रहे हैं नगर में होगा, गांव में होगा, कस्बे में होगा, दिल्ली में होगा। आप बता दें कहाँ होगा, 12 का आंसर कर दें। तो आप कह रहे हैं मैम कि प्रत्येक कस्बे में क्या होती है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है। ठीक, 13 का आंसर कर दें। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले कीड़ों यानी एंजाइम का नाम क्या है? अब यहाँ पे हम लोग कुछ एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्शन ए लाइपेज है, ऑप्शन बी रेनिन है, ऑप्शन सी टाइलिन है, ऑप्शन डी पेप्सिन है। ये क्या है? पेप्सिन है, गलत लिखा हुआ है, पेप्सिन है। तो आप आंसर दीजिए क्या होगा? आप कहेंगे मैम ये जो लाइपेज है ये फैट पे वर्क करता है। किस पे? लाइपेज, हाँ ठीक, फैट पे करेगा। टाइलिन स्टार्च पे करेगा यानी CHO पे। रेनिन जो है मिल्क पे वर्क करता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन पे वर्क करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग जानते चलो। 13 का आंसर होगा, आप अपना बता रहे हैं कि मैम टाइलिन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे सुन लो, लैक्टोज शर्करा है वो किस पे वर्क करेगी? माल्टोज शर्करा किस पे वर्क करेगी? और नहीं, पहले बता दो कहाँ की शर्करा है, ये छोड़ो। लैक्टोज शर्करा कहाँ की है? तो आप कहोगे मिल्क शर्करा है। माल्टोज शर्करा कहाँ की है? अनाज की शर्करा है या जई की शर्करा है। ठीक है, ये भी चीजें याद करते चलो। आगे बढ़ चलो, 14 का आंसर कर दे। ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाता है? ऑप्शन ए आमाशय में, ऑप्शन बी ग्रहणी यानी ग्रहणी में, ऑप्शन सी क्षुद्रांत में यानी छोटी आंत में, ऑप्शन डी बड़ी आंत में। अभी आप लोग छोटी आंत का मुझे कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या नाम है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। और इसका आंसर तो आप लोग को बताना ही है, ये तो आप ही लोगों के लिए है। तो 14 का आंसर है क्या? 14 का आंसर हो जाएगा, आप कहोगे मैम 14 का आंसर हो जाएगा आमाशय यानी स्टमक में। इस तरीके का जो भी हम हमेशा बनाते हैं, ये भी मुंह समझ लीजिएगा, चाहे जिसका भी हो। यहाँ से ऐसे ये जो फूड पाइप आ रही है और विंड पाइप आ रही है, यहाँ के बाद ये जो आम जैसी संरचना फिर यहाँ छोटी आंत है, तो ये फूड पाइप ही क्या है? ग्रसनी है। और ग्रसनी से डायरेक्ट भोजन कहाँ आ गया? आमाशय में आ गया। ठीक है, अब आप छोटी आंत के पार्ट बता रहे हैं कि मैम 3 पार्ट होता है। हम लोगों को भी मैम ट्रिक याद है, DJI होता है, डेडूनम जेजुनम एंडेलियम। क्या होता है? डेडूनम जेजुनम एंडेलियम। बड़ी आंत के भी कितने पार्ट होते हैं? तो आप कहोगे बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। नाम क्या है? रेक्टम, कोलम, मलाशय। क्या आप लोग एक ही का नाम बता दिए? क्या आप लोग नाम बताते चलो कमेंट बॉक्स में। 15 का आंसर हम लोग करते हैं। यकृत का मुख्य कार्य क्या है? यकृत यानी क्या पूछ लिया कि लीवर है। क्या है? लीवर का हमारे मुख्य फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए पित्त संग्रह करना, ऑप्शन बी अग्नाशय स्राव बनाना, पित्त, ऑप्शन सी पित्त बनाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कर दें कि यकृत का मुख्य कार्य क्या है, तो आप कहोगे लीवर का मुख्य कार्य है पित्त का क्या? पित्त बनाना कि स्टोर करना? अब आप आंसर दो कि पित्त रस को बनाएगा कि स्टोर करेगा, यहाँ पे बताओ। तो अब ऐसे ऑप्शन देगा कंफ्यूजन वाला, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। आप कहोगे मैम पित्त रस का फॉर्मेशन करता है यानी पित्त रस का निर्माण करता है। यकृत पित्त रस का निर्माण करता है, तो स्टोर कहाँ होता है? तो आप कहोगे गॉल ब्लैडर में क्या होता है? स्टोर होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है। ठीक है, कहाँ स्टोर होगा? पित्ताशय में स्टोर होगा। लीवर का, आप लोग हमारे शरीर की सबसे बड़ी ये अंग क्या है? अंग नहीं, पता नहीं क्या पूछते हैं यार, सबसे बड़ी तो क्या होता है? लीवर होता है। लीवर का वेट कितना है आप लोग हमें बता दें। तो आप बता रहे हैं कि मैम लीवर का वेट क्या होता है? 1.5 kg या 1.5 kg। ठीक है, 16 का आंसर कर दें। 16 का आंसर कर दें। अच्छा ये भी बता दो पित्तरस करता क्या है, ये भी आप आंसर दे दें कि पित्तरस क्या करता है। पित्तरस अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, और पित्तरस किस पे वर्क करता है? ये 2 आंसर आपका है, आप आंसर करते रहें। 16 का आंसर कर दें। व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है चित्रों के चुनाव से, घर की साज सज्जा से, कीमती सामान से, इनमें से किसी से भी नहीं। तो आप कहोगे मैम व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है उसके घर की साज सज्जा से। आदमी कहता है ना कि उसका घर देख करके किसी के घर में जाओ तो लोग बता देते हैं कि हाँ घर के लोग कैसे हैं।
बहुत गंदगी तरीके से घर को आप रखो, यहाँ जहाँ सब कपड़े उपड़े सब इधर उधर, सब लोग कहते रही भैया उसको घर देख करके पता चलता है कितने गंदे लोग हैं। ठीक है, तो क्या है, घर हमारी पहचान बताती है कि हम कैसे हैं, घर से लोगों का पहचान होता है। यहाँ पे आंसर बता दो, मैंने क्या आपसे पूछा है, तो आपने आंसर दे दिया होगा पित्त का, कि मैम पित्त रस से क्या होता है, फैट का पाचन होता है। ठीक, 17 का आंसर कर दे। निकोटिनिक एसिड की कमी होने वाला रोग क्या है? निकोटिनिक एसिड क्या है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी बेरी बेरी, ऑप्शन सी पेलाग्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर दे दीजिए, क्या होगा 17 का? तो आप कहेंगे मैम 17 का आंसर हो जाएगा निकोटिनिक एसिड हो गया, नियासिन हो गया, विटामिन B3 हो गया, पेलाग्रा हो गया। स्कर्वी है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से। बेरी बेरी भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेरी बेरी होते हैं मैम? ड्राई बेरी बेरी, और क्या हो गया, वेट बेरी बेरी, एंड ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी, और यार ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी, और बाल बेरी बेरी। क्या है? बाल बेरी बेरी। ठीक है, यानी चाइल्ड बेरी बेरी। ठीक, ये तीनों 3 प्रकार के बेरी बेरी होते हैं। 18 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 18, गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन है। ऑप्शन ए हिस्टोन प्रोटीन है, ऑप्शन बी एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ऑप्शन सी ग्लूटीन प्रोटीन है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। आप बता दो, ग्लूटीन प्रोटीन तो है, मैंने मान लिया आपने आंसर सही दे दिया कि मैम ग्लूटीन प्रोटीन है, लेकिन ये जो ग्लूटीन प्रोटीन है ये किसके किसके संयोग से बन रहा है? तो आप बता रहे हैं कि मैम ग्लूटीन ग्लू ग्लूटेलिन और ग्लाइडिन मिलकर के ग्लूटेलिन नामक प्रोटीन बनाते हैं, जो क्या होता है, किस रोग को, किस व्यक्ति की, मतलब किस रोग के मरीज को सीलियक डाइट वर्जित है। तो आप कहोगे मैम जो अल्सर, पेप्टिक अल्सर जिन्हें हुआ रहता है उन्हें ग्लूटेन मुक्त डाइट देते हैं। ठीक है, यानी ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं। 19 का आंसर करते। स्वाइन फ्लू फैलता है ऑप्शन ए H1N1 से, ऑप्शन बी N2H2 से, ऑप्शन सी N2N1 से, ऑप्शन डी H1N2 से। आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा, कोई आइडिया है आप लोगों को? आप कह रहे हैं मैम H1N1 जो होगा स्वाइन फ्लू होता है। क्या है? H1N1 स्वाइन फ्लू होता है। चलो 20 का आंसर कर दे। 20 का आंसर कर दे। क्यों 20 का आंसर करना है ना आपको? हाँ ठीक, कोई बात नहीं, आपको 20 का आंसर करना। 20 का आंसर आप बता दें। SGT संबंधित है ऑप्शन ए पैनक्रियास से, ऑप्शन बी लीवर से, ऑप्शन सी हार्ट से, ऑप्शन डी इनमें से सभी से। तो सभी से तो नहीं होगा, कोई एक पर्टिकुलर आंसर होगा। ये SGT क्या है, कोई मुझे बताएगा SGT के बारे में? आप लोग का ये HW मैं दे रही हूँ, नेट से खोज करके कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन हो जाइएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि SGT क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ट से। इसका कहाँ हो जाएगा? हार्ट से। हार्ट से हमारे कितने चैम्बर हार्ट में होते हैं? तो आप कहोगे मैम हार्ट हमारा 4BHK है, यानी 4 पार्ट होते हैं। ठीक, आप लोग ये भी आंसर देते चलो। हार्ट में ही हमारे धमनी और शिरा मतलब होती है ब्लड शुद्ध करने का प्रक्रिया। हार्ट का कार्य क्या है? आप कहोगे ब्लड का पंप करना। क्या करना? ब्लड को पंप करना। धमनी में कौन सा रक्त बहता है और शिरा में कौन सा रक्त बहता है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फुफ्फुस धमनी। क्या है? फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा। अब बताओ किस में कौन सा रक्त बहेगा, किस में कौन सा? मैं वेट कर रही हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर। आप अपना आंसर दीजिए, हम आप लोगों के आंसर का वेट कर रहे हूँ। आप अपना आंसर दे रहे हैं कि मैम धमनी में शुद्ध रक्त बहेगा, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक, यहां तक आप लोग सही हैं, यू आर राइट। आगे बढ़े। फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा का मुझे आंसर चाहिए। आप कहोगे मैम यहाँ कह रहे हैं कि मैम यहाँ पे चीजें रिवर्स हो गई हैं। तो रिवर्स का मतलब क्या है, मुझे एक शब्द में ना बताइए, आप लोगों को 125 शब्दों में अब आंसर देना होता है। तो आप कहोगे मैम फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहेगा। क्या बहेगा? अशुद्ध रक्त बह रहा है, और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बह रहा है।
गुड, आप लोगों को चीजें याद हैं। मैं यही जानना चाहती हूँ समय समय पे, ऐसा तो नहीं कि चीजें आप लोग भूल गए हो, इसलिए कुछ भी शब्द नहीं आता मैं झूठे इधर उधर से ला करके आपसे मैं वो चीजें जो पूछना चाहती हूँ पूछ ही लेती हूँ। ठीक, 21 का आंसर कर दे। सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए, अवशोषण क्षमता में कमी होती है। ऑप्शन बी, अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी, अवशोषण क्षमता बराबर होती है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। 21 का आंसर आप कर रहे होंगे कि मैम जो भी चीजें ब्लैक होती है उसमें अवशोषण क्षमता में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है, इसीलिए गर्मी में ब्लैक कलर के कपड़े लोग नहीं पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करें। क्रेपिंग है, क्या है क्रेपिंग? ऑप्शन ए, बुनाई है। ऑप्शन बी, परिसज्जा है। ऑप्शन सी, करघे का भाग है। ऑप्शन डी में से कोई नहीं। करघे यानी लूम के पार्ट कितने हैं? आप लोग आंसर करें। आप कह रहे हैं, पहले इसका आंसर कर दे, आप लोग लूम वाला इधर उधर का बताते रहे। 22 का क्या आंसर है? तो आप 22 का कह रहे हैं मैम क्रेपिंग जो है ये एक परिसज्जा है यानी फिनिशिंग है। अब करघे का भाग मैंने पूछा तो आपने कहा मैम 5 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होंगे? शटल होगा, क्या होगा? शटल होगा, रीड होगा, क्लॉथ बीम होगा, वार्प बीम होगा एंड वेफ्ट बीम होगा। ठीक, आपको सारी चीजें मालूम है। वार्प किसे कहते हैं एंड वेफ्ट किसे कहते हैं? तो आप कहोगे मैम वार्प यानी ताना हो गया, ताना यानी खड़ी लाइन हो गया। वेफ्ट यानी बाना हो गया, बाना यानी लेटी हुई लाइन हो गई। हम लोग ये भी सामान्य चीजें पढ़ते चलेंगे, बहुत बड़े बड़े चीज पढ़ने के चक्कर में ऐसा ना हो कि पीछे की चीजें हम लोग की जो एकदम मूलभूत चीजें हैं भूल जाए। तो मूलभूत चीजें हमें भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कर दे। व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए, सिगमंड फ्रायड ने। ऑप्शन बी, एरिक एरिक्सन ने। ऑप्शन सी, लेविन ने। ऑप्शन डी, पियाजे ने। व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत क्या है? तो 23 का आंसर कर दे। व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ दिवस रिवाइज करेंगे। 24 का आंसर कर दे। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 9 अक्टूबर। ऑप्शन बी, 16 अक्टूबर। ऑप्शन सी, 10 अक्टूबर। ऑप्शन डी, 20 अक्टूबर। आज देखेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ी सी मेरी तबीयत भी खराब है। आज संडे, संडे के दिन आपका मंडे वाला वीडियो शूट हो रहा है। एक दो मेरा काम है बाहर जाकर के मुझे करना है, तो आज हो सकता है आप लोग का वीडियो 1 घंटा ना होकर के मैं 40-45 मिनट में ही कंप्लीट कर दूं। ठीक है, 25-30 क्वेश्चन आप लोग को करा करके वीडियो में खत्म कर दूंगी। 24 तो हो ही गया है। अब मिनट भी आप लोग का 32 हो रहा है। जैसा होगा वैसा देखेंगे। फिलहाल देखते हैं क्या हो रहा है। तो आप इसका आंसर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं मैम विश्व खाद्य दिवस आप पूछ रही हैं, तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 24 का आंसर कर दे। 24 का आंसर हो जाएगा मैम 16 अक्टूबर हो जाएगा। क्या होगा? 16 अक्टूबर। आप लोग बताएं। 7 अप्रैल, आप लोग बताते चले। 5 जून, 1 जून, 7 जून, 5 जून, 1 जून, 7 जून, 21 जून। आप लोग बताते चले। 21 जून, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर और 8 मार्च, 8 मार्च और 22 मार्च, 22 अप्रैल। आप लोग सब आंसर करते चले। 19 नवंबर, 19 नवंबर। अभी एक दिन बीता है क्या? 7 अगस्त को क्या है? अब आप कमेंट बॉक्स में करें। 7 अप्रैल, 7 जून और 7 अगस्त, 3 दिवस है 7 का। 7 जून को क्यों? 7 जून को क्या है? कौन सा खाद्य संरक्षण दिवस है? 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 7 अगस्त को हथकरघा यानी हैंडलूम डे। 3 चीजें हो गया। कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट किया था 7 अप्रैल वाला, आप लोग कम्युनिटी पे भी जाकर के पोल किया करें, वहां पे मैं पर डे क्वेश्चन अपलोड करती हूँ। 21 जून को पर्यावरण योग दिवस, 1 जून को मिल्क दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 19 नवंबर को शौचालय दिवस, 8 मार्च को
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस। ऐसे आप लोग को कुछ क्वेश्चन याद होने चाहिए। 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 15 मार्च को क्या मनाते हैं और 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं। आप लोग ये भी चीजें रिवाइज कर लीजिएगा। ये कुछ दिवस हैं जो हम लोगों के एग्जाम से संबंधित हैं, इसलिए मैं इनको आप लोगों को समय समय पे रिवाइज कराती रहती हूँ। सही करती हूँ कि नहीं करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कर दे। सेंसोरी मोटर या सेंसरी मोटर अवस्था है, ये किसकी अवस्था है? आप बता दे किसकी अवस्था है। तो आप कह रहे हैं मैम ये पियाजे की अवस्था है। तो कौन सा एज है? ऑप्शन ए 2 से 2 मंथ, ऑप्शन बी 0 से 2 मंथ, ऑप्शन बी 0 to 3 मंथ, ऑप्शन सी 0 to 1 ईयर, ऑप्शन डी 0 to 2 ईयर्स। आप बता दे क्या होगा 25 का आंसर। तो आप कह रहे हैं कि 25 का हो जाएगा, क्या होगा? 25 का 0 से 2 ईयर हो जाएगा। क्या होगा? 0 to 2 ईयर। ठीक, 26 का आंसर कर दे। ISI चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? ISI चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए भारत सरकार, ऑप्शन बी भारतीय मानक ब्यूरो, ऑप्शन सी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ISI चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? 26 का आंसर बता दें। आप कहेंगे ISI जो है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड, और ब्यूरो का क्या होगा? ब्यूरो का ब्यूरो ही होगा ना, भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक, यहाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा। चलो यहाँ आप लोग बताओ, मार्क कुछ बताओ। बुल मार्क कहाँ देते हैं? बुल मार्क किस पे लगता है? हॉल मार्क किस पे लगता है? और बुल मार्क, हॉल मार्क, और याद ही नहीं आ रहा। बुल मार्क, हॉल मार्क, तो बुल मार्क क्या हो गया? ऊन पे लगता है, हॉल मार्क गोल्ड पे लगता है। मौके पे चीजें यादें नहीं आती, गुस्सा लगता है इतना तेज कि पूछो नहीं। चलो ये चीजें छोड़ दो। किसी भी खाद्य पदार्थ पे हरी बिंदी क्या दर्शाएगी? किसी भी खाद्य पदार्थ पे रेड बिंदी क्या दर्शाएगी? किसी भी खाद्य पदार्थ पे भूरी यानी ब्राउन बिंदी क्या दर्शाती है? इसका आंसर दे दो आप लोग। जो चीजें मुझे याद आती मैं पूछते चलती हूँ। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि प्रश्न के अकॉर्डिंग जो भी चीजें मुझे जल्दी मेरे पास मिल जाता है, फोटो खींचती हूँ और एडिट करती हूँ, मतलब क्लियर करती हूँ फोटो को, मैं तुरंत पढ़ाने लगती हूँ। मैं ये भी नहीं देखती हूँ किसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, लेकिन उत्तरमाला मैं रख लेती हूँ, बताती अपना हूँ, लास्ट में एक बार उसका भी देख लेती हूँ कि अकॉर्डिंग टू बुक क्या दे रहा है। ठीक है, इसलिए पूरे तैयारी से आते तो इर्द गिर्द की चीजें आपको बताते, लेकिन जैसे जहां से याद आता है मैं बताती हूँ। तो आप बता रहे हो मैम कि हरी बिंदी जो होगा शाकाहारी होगा, शाकाहारी भोज्य पदार्थों पे लगा होता है। रेड बिंदी जो होगा मांसाहारी भोज्य पदार्थों पे लगा होता है, मांसाहारी पे। और ब्राउन जो बिंदी होती है मैम एग वाले भोज्य पदार्थ पे लगा होता है। गुड, आप लोगों को ये भी चीजें रिवाइज होनी चाहिए। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27। आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा। आप कह रहे हैं मैम मुख दंशन की अवस्था होती है, ये किसका बटा हुआ अवस्था है? ऑप्शन ए 8 to 18 मंथ, ऑप्शन बी 0 to 8 मंथ, ऑप्शन सी 10 to 15 मंथ, ऑप्शन डी 12 to 24 मंथ। आप बता दें 27 का क्या आंसर होगा। तो आप कह रहे हैं मैम 27 का आंसर हो जाएगा ए, यानी मुख दंशन की अवस्था। 28 का आंसर कर दें। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए लाल और पीला, ऑप्शन बी हरा और पीला, ऑप्शन सी सभी रंग, ऑप्शन डी लाल और हरा। मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, वर्णांधता जो होता है, व्यक्ति जो वर्णांध हो गया, यानी वर्णांधता रोग क्या होता है? आनुवांशिक विकार है। क्या है? आनुवांशिक विकार है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति लाल और हरे में डिफरेंट नहीं कर पाता है। व्यक्ति रेड को ग्रीन बोलेगा और ग्रीन को रेड बोलेगा, इन चीज में अंतर नहीं कर पाता है। और इसकी वाहक कौन होती हैं? कैरियर कौन होती हैं? तो इसकी वाहक मादा होती हैं, यानी फीमेल होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, मतलब फैलाने वाली मादा होंगी। कैरियर का मतलब क्या हुआ? वाहक, मतलब कि वाहक मतलब ले जाने वाला, कहते हैं ना संदेश वाहक,
तो संदेशवाहक है जो आपका संदेश ले जा रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे? वाहक कहेंगे। 29 का आंसर कर दे। कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए दीर्घकालीन लक्ष्य, ये तो होता है। ऑप्शन बी लघुकालीन लक्ष्य। ऑप्शन सी सार्वभौमिक लक्ष्य। ऑप्शन डी मध्यवर्ती लक्ष्य। आप बता दें कौन सा नहीं होगा। तो आपको बहुत स्पष्ट आंसर दिख रहा है कि मैम इसमें आंसर हो जाएगा कौन सा प्रकार नहीं है। तो इसमें दे रहा है, आपके बुक में गलत दे रहा है, इसमें दे रहा है कि लक्ष्य का प्रकार दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं है, जो गलत है। यहाँ आंसर होना चाहिए सार्वभौमिक लक्ष्य है। क्या है? सार्वभौमिक लक्ष्य है। तो क्या हो जाएगा? मेरे अकॉर्डिंग सी आंसर सही होगा। आप लोग अपना देख लीजिएगा सही है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मैम सही आप कह रहे हैं, सार्वभौमिक लक्ष्य कुछ नहीं होता है। 30 का आंसर कर दे। इनमें से कौन बड़ी आंत का भाग नहीं है? अभी आप लोगों से पूछा ना कि बड़ी आंत के आप लोग नाम बता दो। छोटी आंत का तो आप लोग याद कर रखे हो कि मैम डीजे होता है, डेडोनम, जिजोनम, एंडेलियम। तो इसी प्रकार आप लोगों से मैं पूछती हूँ कि बड़ी आंत का भी पार्ट आप लोग बता दो, ताकि आप लोग रट डालो, ये भी चीजें ना आपसे भूले। तो आप हमेशा नहीं बताते हो। तो नव आज से आप लोग याद कर लो, क्या है? सीकम है, इलियम है एंड कोलन है। तो बड़ी आंत का भाग नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें से इलियम तो आप आगे यहाँ पे कह दिए। आप क्या कह दिए कि मैम इसमें से सी हो जाएगा, यानी 30 का क्या होगा? सी हो जाएगा, क्योंकि इलियम तो मैम हम लोग छोटी आंत का भाग पढ़ते हैं। ये जो सीकम हो गया, कोलन हो गया और रेक्टम हो गया, रेक्टम यानी मलाशय हो गया, ये तीनों क्या है? बड़ी आंत के पार्ट हैं। बड़ी आंत के पार्ट कौन कौन से हैं? आप कहोगे 3 पार्ट है। कौन कौन सा? नंबर 1 सीकम, नंबर 2 कोलन, नंबर 3 मलाशय यानी रेक्टम। तो क्या हो गया? शीकम कोलन एंड रेक्टम। क्या हो गया? सीकम कोलन एंड रेक्टम। आप लोग ऐसे 2 बार बोलो, क्या हो गया? सीकम कोलन एंड रेक्टम। जैसे हम लोग डीजे आई रट रखे हैं, तो क्या हम लोग का ये धर्म नहीं है कि हम लोग बड़ी आंत के पार्ट को भी रट लें? कैसे रट लें? सीकम, रेक्टम एंड कोलन, इस तरीके से करके हम इसे भी रटना है। 31 का आंसर कर दे। तीव्रता दर्शाता है, क्या दर्शाएगा? ये तीव्रता कहाँ से हम लोग आ गए? ये कलर वाले चैप्टर में आ गए हम लोग। ऑप्शन ए चमकीलापन या गाढ़ापन, ऑप्शन बी गहरापन या गाढ़ापन, ऑप्शन सी चमकीलापन या धुंधलापन, ऑप्शन डी गाढ़ापन या धुंधलापन। क्या होगा? गाढ़ापन या धुंधलापन। 31 का आंसर कर दे, क्या होगा? तो 31 का आंसर आपका हो जाएगा, क्या होगा 31 का आंसर? आप कहोगे चमकीलापन या धुंधलापन, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दे दे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? यह आत्महत्या की थैली है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी पॉलीसोम, ऑप्शन डी प्रयुक्त सभी। 32 का आंसर कर दे कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? यह आत्महत्या की थैली है। तो क्या है? आप कहोगे आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। 33 का आंसर कर दे। बिलाई कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन ए मुख में, ऑप्शन बी ड्यूडेनम में, ऑप्शन सी इलियम में, ऑप्शन डी आमाशय में। आप बता दो। ये इलियम और ड्यूडेनम तो छोटी आंत के पार्ट हो गए, क्यों? डीजे आई, तो डी और आई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है मैम। तो ये किसका होगा भाग? आप कहोगे इलियम में बिलाई पाई जाती है। और ये बिलाई होती क्या है? मैं आप लोगों को बना करके दिखा दे रही हूँ। इस तरीके की ऐसी छोटी आंत होती है, ऐसे ऐसे छोटी आंत होती है, और इसी में ऐसे 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 इधर से भी इस तरीके की ऐसे अंगुली जैसी ऐसे संरचना होती है। यही क्या है? यही बिलाई होती है। और इसी में क्या होता है? भोजन जब ऐसे ऐसे सरक करके ऐसे 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 आता है, इन उंगलियों में घुसता है, फिर निकलता है, घुसता है, फिर निकलता है, घुसता है, निकलता है, तो क्या होता है? पाचन का क्रिया कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया कि इलियम होता है। तो बिलाई कहाँ पाई जाएगी? आप कहोगे बिलाई इलियम में पाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा? इलियम में पाया जाएगा। ठीक, इलियम कहाँ का पार्ट है? तो इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, यानी छोटी आंत का पार्ट है। 34 का आंसर करते। कपाल में सुरक्षित रहता है, क्या कपाल में सुरक्षित रहेगा? ऑप्शन ए मस्तिष्क यानी ब्रेन रहेगा, ऑप्शन बी हृदय यानी हार्ट होता है, ऑप्शन सी गुर्दा यानी
किडनी होगी। ऑप्शन डी यकृत यानी लीवर होगा। आप आंसर बता दे 34 का क्या आंसर हो गया। कभी कभी मेरा टंग स्लिप कर जाए तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। मैं कई बार ऐसा देखती हूँ कि मैं बोलती कुछ और हूँ, प्रश्न कुछ और होना चाहिए, तो उसे आप लोग एक बार मुझे भी रिमेम्बर करा दिया करें, अपना भी आप लोग सुधार लिया करें कि नहीं ऐसा नहीं मैम ये बोलना चाह रहे थे, नहीं लिखा कुछ और रहता है, मैं बोलती कुछ और हूँ। ठीक है, तो 34 का आंसर हो जाएगा। आप कहोगे मैम कपाल जो होता है, कपाल में मस्तिष्क क्या होता है, सुरक्षित होता है। कौन सी वो खोल होती है, तो क्रेनियम नामक जो कवर होता है उसी में हमारा ब्रेन क्या होता है, अंदर सुरक्षित होता है। ठीक है, पैराइटल, फ्रंटल, ओसिपिटल ये सब क्या होते हैं, इस फेनोइड ये सब क्या है, ये हमारी कपाल की हड्डी होती हैं। कपाल में कितने हड्डियां हैं, तो 8 हड्डियां हैं। कौन कौन से, तो कुछ का नाम तो मुझे लर्न है, कुछ का नाम मुझे बिल्कुल लर्न नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं बता रही हूँ जो भी नाम लर्न है क्या है, फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल, स्फेनोइड, और 4 नहीं मुझे याद है, 4 याद है, 4 देख करके मैं बता दूंगी आप लोगों को कभी क्या है। 8 कपाल में हड्डी होती है। कान में कितने हड्डी होगी, 3 एक में होती है, 3 एक में होती है, 6 हड्डी कान में होती है। नाम क्या है मैम, तो नाम है मेलेटिस और इंकस और स्टेपिस। मिस करके लोग याद करते हैं, क्या करते हैं, मेलाइटिस, इंकस और स्टेपिस। यही जो स्टेपिस होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है मैम, तो जांघ की फीमर जो बोन होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये भी चीजें हम लोग को याद करना है। हमारे मुख में कितनी, मुख गुहा में कितने ग्रंथियां लार की होती हैं, तो हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। कितने जोड़ी, 3 जोड़ी। इनका क्या क्या नाम है मैम, तीनों जोड़ी का नाम आप लोगों को बता दूं क्या, बता देती हूँ। एक का नाम है पैरोटिड, क्या है, पैरोटिड। एक का नाम है सबलिंगुअल, क्या है, सबलिंगुअल। और तीसरे का क्या नाम है, सब मैंडिबुलर। क्या नाम है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबल ग्लैंड। ये क्या है, ये 3 जोड़ी हमारे शरीर में, हमारे मुख गुहा में लार पाई जाती है, यानी सलाइवा पाई जाती है। यही जो पैरोटिड ग्लैंड है, इसी पैरोटिड जो ग्लैंड है, इसी में स्वेलिंग जब हो जाती है तो व्यक्ति को गलछुआ नामक रोग हो जाता है। गलछुआ यानी ग्वाइटर नाम, नहीं ग्वाइटर तो घेंगा हो गया, घेंगा गलछुआ होता है ना, हाँ, तो ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। जो यहाँ हमारे कान के नीचे क्या होती है, थोड़ी सी फूल जाती, स्वेलिंग आ जाती है, उस पर पट्टी लगाई जाती व्हाइट व्हाइट कलर की। ठीक है, 35 का आंसर कर दे आप लोग। 35 का आंसर क्या होगा, 47 मिनट हो गया है, लेकिन चलो खैर कोई नहीं, अब जरा सा के लिए क्या मैं वो करूं, 55-52 मिनट का वीडियो मैं कर ही देती हूँ शूट। मैं सोचती हूँ ना, लेकिन चाह के भी नहीं कर, सोचती हूँ क्या बच्चे पढ़ेंगे, आधे घंटे में क्या ही कोई पढ़ लेगा, इसलिए करते 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 आपका क्लास 1 घंटा हो ही जाता है। रक्त के ग्रुप का सबसे पहला पता किसने लगाया, यानी जो हम लोग 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं उनका खोज किसने कर दिया। आप लोग 4 प्रकार के नाम बताओ कौन कौन होते हैं, और कौन सर्वदाता होता है, कौन सर्वग्राही होता है, किसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है, किसमें एंटीबॉडी पाई जाती है। सब चीज मैं बता चुकी हूँ 5 बजे वाले क्लास में, इसलिए मुझे सारी चीजें एक्सप्लेन से अभी मुझे टाइप करके चाहिए। ठीक, अभी का अभी चाहिए। मैं ये आंसर बता रही हूँ, आप लोग वो टाइप करें, चाहे जितना भी समय लगे, मैं पूरे प्रश्न का आंसर लेकर के ही आगे जाऊंगी। ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग बताएं। क्या आप लोग को बताना है, कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप है, पहले तो उनका नाम लिखो। फिर आप लोग ये बताओ कौन सर्वग्राही है, कौन सर्वदाता है, किसमें एंटीजन का अभाव होता है और किसमें एंटीबॉडी का अभाव होता है। इन 4 प्रश्न का आंसर लेकर मैं जाऊंगी। फिलहाल मैं 35 का आंसर बता दे रही हूँ कि 35 का आंसर होगा, क्या होगा 35 का, पहले ऑप्शन तो सुन लो। मेंडल होगा, डार्विन होगा, हार्वे होगा, लैंडस्टीनर होगा। तो आप कहोगे मैम लैंडस्टीनर जो हैं इन्होंने ही ब्लड ग्रुप की खोज की थी। आप कहोगे मैम यही नहीं रहा होता तो हम लोग को इतना पढ़ना ना पड़ता, हम लोग केवल एक ब्लड के बारे में पढ़ते, लेकिन इसने 4 प्रकार का खोज करके हम लोग का काम बढ़ा दिया। और ये जो हार्वे है इन्होंने क्या किया है, तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की है, तो विलियम हार्वे ने किया है। किसने किया है, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किया है। और कार्ल लैंडस्टीनर का नाम कहाँ जुड़ जाता है, ब्लड ग्रुप की खोज करने में। आप आंसर दे रहे हो कि मैम ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है एंड ओ है। गुड, सर्वग्राही मैम, ए बी है, सर्वदाता ओ है, क्या है, ओ है।
क्या है वो? सर्वदाता है। ठीक है, आप लोग बता रहे हो मैम कि किसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो ओ में एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीजन का अभाव होता है, और ए बी में एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी का अभाव होता है। गुड, आप लोगों ने इतना आंसर किया, थैंक यू आप लोगों को आंसर देने के लिए। आप लोग ऐसे मन लगा करके पढ़ते रहें, कोई आपसे एक सीट नहीं छीन सकता है। 26 में आपकी एक सीट रखी है, ये मैं आपसे कह रही हूँ। ठीक है, बस आप इसी तरीके से पढ़ते चले, सारी चीजें अपने इर्द गिर्द की रिवाइज करते चले। अब यहाँ पे दांत आया है, आपका कर्तव्य क्या है? आप दूध के दांत बताओ, कितने प्रकार के दांत होते हैं वो बताओ, और कितने दांत आपके पूरे होते हैं मुंह में, ये मुझे बताओ। आप आंसर करो। तो मनुष्य में दांतों की संख्या होती है, ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 34। तो दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो आप कहेंगे मैम दांतों की संख्या 32 पाई जाती है। कौन सी 32 होती है? आप लोग नाम बता दो। तो आप बता रहे हो मैम 4 प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार के नाम आप बता रहे हो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। क्या होगा? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये क्या है? हिंदी में भी नाम आपको बताना है। तो क्या नाम है? कृंतक, रदनक, अग्रचमड़क और चमड़क। क्या होगा? कृंतक, रदनक, अग्रचमड़क एंड चमड़क। ये 4 काम हो गए। इनके कार्य भी आप लोग जानोगे क्या? तो इंसीजर का काम होता है काटने का, कैनाइन का कार्य होता है फाड़ने का, प्रीमोलर का कार्य होता है चबाने का, मेस्टिकेट करने का, और मोलर का भी कार्य होता है चबाए गए भोजन को और छोटे भाग में मेस्टिकेट करने का। ये इनके कार्य हो गए, ये इनके टाइप हो गए, इनके इंग्लिश में नेम हो गए एंड इनके हिंदी में नेम हो गए। ठीक, अब मिल्क टीथ आप बता दो। आप कहोगे मैम 20 टीथ जो होता है वो मिल्क टीथ होता है। क्या होता है? मिल्क टीथ होता है। कितने ईयर में बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाता है? तो 6 मंथ में बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाता है। दूध के दांत को क्या क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं, क्षीर का दांत कहते हैं, दूध का दांत कहते हैं, तमाम नाम इसके होते हैं। चलो 37 का आंसर आप लोग कर दो। ऐसे जब आप लोग पढ़ाई करोगे ना, बताओ क्वेश्चन कहाँ बाहर जाएगा? क्यों? कहीं क्वेश्चन बाहर जाएगा? इस तरीके से आप पढ़ाई करिए कि एकदम झूम झूम कर पढ़ाई करिए, कि एकदम मस्त हो जाइए पढ़ते पढ़ते। हमारे पास आपको ये लगता होगा ना कि मैम बुक रख करके बोलती हैं, कसम से खा करके कह रहे, विद्या जी की कसम खा करके कह रहे हैं, विद्या माता की, मैं कोई भी बुक नहीं खोले बैठी रहती हूँ। जो चीजें, हाँ, आंसर की देखने के लिए आप लोग का मैं ABCD देखने के लिए मैं बुक जरूर रखती हूँ, लेकिन एक्सप्लेन मैं अपने मर्जी से करती हूँ, ना कि किसी बुक से देख करके। आप लोग को लगता भी होगा कि एक्सप्लेन कैसे किया जा रहा है, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग को इस चीज का तो आभास होता होगा कि मैं देख करके एक्सप्लेन करती हूँ कि बिना देखे करती हूँ। ठीक है, आंसर कर दो। आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं, ऑप्शन ए रक्त यानी ब्लड, ऑप्शन बी क्रोमोसोम, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी राइबोसोम। क्या आंसर होगा? 37 का आंसर दे दें। 37 का आंसर क्या होगा? आप कहेंगे मैम 37 का आंसर हो जाएगा, आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी जिन होते हैं। क्या होते हैं? जिन होते हैं। ब्लड आया है, ब्लड के बारे में आप लोग कुछ पढ़ते चलो। ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आप कहोगे मैम हिम नामक प्रोटीन पाया जाता है। एक हीमोग्लोबिन जो है कितने ऑक्सीजन के अणु को साथ में लेकर के चलता है? तो आप कहोगे मैम 4 ऑक्सीजन के अणु को साथ में लेकर के चलता है। ठीक है, क्यों? सही है। ब्लड का जीवन काल कितना होता? ब्लड, रक्त यानी ब्लड। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होगा? WBC का जीवन काल कितना होगा? प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होगा? WBC 120 दिन, अरे और आरबीसी WB, देखो कंफ्यूजन हो रही ना। आरबीसी 120 दिन, WBC 2 से 5 दिन, प्लेटलेट्स 2 से 10 दिन। ठीक, सबसे ज्यादा संख्या किसकी? आरबीसी की। सबसे कम संख्या किसकी? WBC की। उसके बाद संख्या प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कितना होता है? 1.5 लाख से लेकर के 2 से 5 लाख तक संख्या होती है। किसकी? प्लेटलेट्स की। WBC की संख्या कितनी होती है? 6,000 से लेकर के 10,000 तक, कहीं कहीं 5,000 से लेकर के 11,000 भी दे रहा है। आप लोग ऑप्शन अकॉर्डिंग आंसर करिएगा। केंद्रक किस में होता है? तो आप कहोगे आरबीसी में। केंद्रक किस में होता है पहले ये बताओ। तो आप कहोगे मैम WBC में केंद्रक होता है। क्या प्लेटलेट्स में केंद्रक होता है? तो नो मैम, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। क्या आरबीसी में केंद्रक होता है? क्यों?
आरबीसी में केंद्रक होता है? तो आप कहोगे नहीं मैम, आरबीसी में भी केंद्रक नहीं होता है। इस तरीके से पढ़ाई पढ़नी है, ठीक है? तब आपको चीजें आएगा, तब आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। कि ये एक चीज हमसे कोई पूछे, हम उसके इर्द गिर्द के जितने भी क्वेश्चन बनते हों, हमसे जिस दिन सॉल्व होने लगेंगे, उस दिन ये जान लेना आपकी एक नौकरी, एक सीट रखी हुई है। पहले आप अपने आप से तो बोलो कि क्या मैं नौकरी पाने की योग्य हूँ? क्या ये चीजें इर्द गिर्द की जो मैंने आप लोग को याद दिलाया, क्या ये मुझे इसका आंसर मालूम था? जो भी चीजें आप पढ़ो, अगर आप एक बोन पढ़ रहे हो, आप पूरे शरीर के बोन को रिवाइज कर डालो कि पैराइटल, फ्रंटल, ओसिपिटल और टेबुला, फिबुला, जो भी मैंने आपको बताया, टिबिया, फिबुला, पटेला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, जो भी मैंने बोन्स बोला, क्या आपको याद है कि कहाँ कहाँ के कौन से बोन है? क्या मैं ऐसे हाथ बना करके मैं सारे बोन को ऐसे दर्शा करके लिख लूंगी? जिस दिन आपके अंदर ये दिल से आवाज आएगी कि आपको लगेगा कि आप अपना पहले सेल्फ इवेल्युएशन करो। सेल्फ इवेल्युएशन आप लोग जानते हो, खुद का मूल्यांकन खुद से किया जाता है कि क्या मैं इस योग्य हूं कि मैं एलटी का परीक्षा क्वालिफाई कर लूंगी, मैं टीजीटी क्वालिफाई कर लूंगी। जिस दिन आपके अंदर से ये आवाज आएगी, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि एक दांत आया, मैंने पूरा दांत को रिवाइज कर दिया, क्या दांत से इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा? क्या इस तरीके से आप दांत को अकेले में खुद भी देखो, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को रिमेंबर कराती हूँ, याद कराती हूँ, क्या ये चीजें आपको याद है? जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ मुझे याद है, उस दिन मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जैसे आप परीक्षा होगा, क्वालिफाई करोगे, आपकी एक सीट रखी है, उस दिन आप कहना कि मैम आप क्या कह रही थी, झूठ बोल रही थी कि सही बोल रही थी। ऐसे ही लोग तैयारी करते कहीं से कहीं किसी और ग्रह से पकड़ करके नहीं आते हैं, इसी पृथ्वी यानी इसी प्लेनेट पे वो भी रहते हैं जहां हम और आप रहते हैं। जो हम आप खाते वही वो भी खाते हैं, वो कहीं अलग से नहीं कुछ खा करके आते हैं। लेकिन वो इतना चीजों को रगड़ डालते हैं, इतना घीस डालते हैं कि उनके सामने प्रश्न आया नहीं कि आंसर उड़ गया। इस तरीके के जब आप भी तैयारी कर लोगे, और वो तैयारी मेरे साथ रहते रहते आप लोगों को इतनी चीजें तो अब याद हो ही गई होंगी, जैसे बोन हो गए, टीथ हो गए, इन सारी चीजों के, जैसे ये विटामिन हो गया, ये सारी चीजें, अब ब्लड हो गया, क्या आप लोगों को अब चीजें मिस हो रही हैं? ये चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या चीजें मिस हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो भाई आप मन से पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि मैं डेली आप लोग को हमेशा एक दो दिन बाद मैं आप लोग को रिवाइज करा देती हूँ, तो चीजें भूल कहाँ रही हैं? तो ये आपकी फिर कमी है, मेरी कमी नहीं है। अगर आप एक नौकरी नहीं पाओगे ना, तो मैं भी अपने अंदर कमियां खोजूंगी, शायद मैंने आपको अच्छे से पढ़ा नहीं पाया था। ठीक है, चलो बहुत बातें हो गई। 38 का आंसर कर दो, दो क्वेश्चन और कराएंगे, 40 पे वीडियो बंद कर देंगे आप लोग का, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, लेट हो जाएगा। मैं तो चाह रही थी आप लोग का 40 मिनट का ही वीडियो शूट करूं, लेकिन मैंने कहा चलो बच्चों का कम हो जाएगा। 38 का आंसर कर दे। सीखना एवं याद रखना संबंधित है हाइपोथैलेमस से, सेरिब्रम से, सेरिबेलम से, मेडुला से। ये किसके पार्ट है? आप कहोगे मैम ये सब ब्रेन के पार्ट है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, अनुमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगाटा होता है। तो सेरिब्रम क्या है? प्रमस्तिष्क है, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क है, और मेडुला ऑब्लांगाटा जो पीछे भाग होता है। इस तरीके का हमारा कुछ ऐसे बोन बना होता है, कुछ ऐसे बोन बना होता है, और यहाँ पे ये होता है, क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगाटा होता है। ठीक, ऐसे कुछ ब्रेन की संरचना होती है। ठीक है, ऐसे कुछ ब्रेन की संरचना। तो नीचे वाला भाग क्या हो गया? मेडुला ऑब्लांगाटा हो गया। बीच वाला भाग क्या हो गया? सेरिबेलम हो गया। और ये आगे वाला भाग क्या हो गया? सेरिब्रम हो गया। आप कहते हो व्यक्ति संतुलित बना करके खड़ा हो रहा है, डांस कर पा रहा है, योगा कर रहा है, एक पैर पे खड़ा होकर के वृक्षासन कर रहा है, ये सारी चीजें किससे पॉसिबल हो पा रही है? तो सेरिबेलम से हो पा रही है। जो शराबी व्यक्ति होते हैं, जो शराब पी करके इधर उधर लड़खड़ाते, सही से चल नहीं पाते हैं, उनका क्या डिसबैलेंस हो जाता है? तो उनका सेरिबेलम ही गड़बड़ हो जाता है। आप याद कैसे करोगे? आप कहोगे मैम अगर हम अपने हाथ में बेलन लेके खड़े हो जाएं तो क्या किसी का मजाल है कि कोई इधर से उधर हो जाए? ना मेरा बच्चा चूं कर सकता है, ना मेरे पति चूं कर सकते हैं। अगर हाथ में बेलन आ गया तो सब लोग एक जगह बैलेंस बना करके खड़े हो जाएंगे, कोई हिलेगा डुलेगा नहीं। ये क्या था? ये बकवास से ट्रिक थी। ठीक है, ठंडा गर्म सारे चीजों का एहसास होता है, किससे होता है? तो हाइपोथैलेमस से होता है। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क होता है। 39 का आंसर कर दो। सबसे शुद्ध एवं उत्तम होता है वर्षा का जल, कुएं का जल, समुद्र का जल, नदियों का जल। तो सबसे शुद्ध एवं उत्तम होता है वर्षा का जल। 40 का आंसर कर दे। जल क्या है? जल एक मिश्रण है, या यौगिक है, या तत्व है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल क्या है? 40 का आंसर आप कर रहे होंगे। क्या आंसर आपने कर दिया? आपने कहा मैम
जल क्या है? यौगिक है। जल का आप सूत्र बता दो। तो H2O जल का सूत्र है। H2O यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु जब मिले हैं तो क्या बन गया है? वाटर बन गया है। वाटर का pH मान कितना है? 7 है। ये चीजें क्या हो गया? आप लोगों का वीडियो अब यहीं में खत्म करूंगी। फिलहाल कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? मैं बहुत ज्यादा तो नहीं आप लोग को डांट देती हूँ। अगर बहुत ज्यादा बुरा लगता हो, मैं बहुत बोल देती हूँ, फ्लो में बहुत ज्यादा बोल देती हूँ, तो उसके लिए प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। आप लोगों से मैं कान पकड़ के सॉरी कह रही हूँ। ठीक है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए, मस्ती मजाक तो चलता रहता है, ठीक है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को क्या करना है? जो नए लोग हैं, हाँ 40 में ये भी बताना कितना सही हुआ है। जो नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है, ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे साथ लगे रहोगे ना तो कहीं ना कहीं सच में मैं आपको किनारे पे लगा करके छोड़ूंगी। फिलहाल आपको बदले में क्या करना है? चैनल को एक सब्सक्राइब ही तो करना है। क्या मैंने आपकी जायदाद प्रॉपर्टी मांग ली है? केवल एक सब्सक्राइब मैंने मांगा है और एक बदले में भी मैं लाइक एंड शेयर मांगते हैं। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।